रेलवे स्टेशन पर चटपटे छोले भटूरे वाली। बहन जी, थोड़ा सा और छोला दीजिए ना, आपके ये चटपटे बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ बहन जी, मुझे भी दे दो 2 भटूरे और दे दीजिए। और वो जो आपका खास तीखा वाला प्याज का अचार है ना, वो भी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। ईशानी रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बेच रही थी। उसके हाथ मशीन की तरह तेजी से चल रहे थे। ग्राहकों की भीड़ ने ठेलों को घेर रखा था। जी भैया, अभी देती हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, भटूरे अभी कढ़ाई से निकल रहे हैं। ईशानी तेजी से छोले भटूरे का प्लेट तैयार करके ग्राहकों को देती है। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। अचानक ईशानी की नजर भीड़ में से उतरने वाले एक अजनबी आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को देखकर ईशानी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और आंखों में खौफ दिखने लगता है। वो जल्दी से अपना पल्लू खींचकर घूंघट कर लेती है ताकि उसका चेहरा छिप जाए। हे भगवान, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो अजनबी आदमी भीड़ को चीरता हुआ सीधा ईशानी के ठेले के पास आता है। वो अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है। तुम लोगों ने इस लड़के लड़की को कहीं देखा है क्या? ध्यान से देखो इस फोटो को। शेरा की ये बात सुनकर ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। यहाँ तो रोज हजारों लोग आते रहते हैं, हम किस किस को याद रखेंगे। शेरा शक की नजरों से ठेले के आसपास देखता है। तभी भीड़ से ग्राहक फिर चिल्लाने लगता है। अरे भाई साहब, हटिए सामने से। बहन जी, जल्दी से 2 प्लेट चटपटे छोले भटूरे लगाइए, हमारी ट्रेन छूट रही है। भीड़ की वजह से शेरा ईशानी से ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरी ट्रेन से रुद्र उतरता है और ईशानी के पास आता है। ईशानी, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों काढ़ा हुआ है? धीरे बोलिए, वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं। आखिर ईशानी उस अजनबी आदमी से क्यों छुप रही थी? वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? कौन है वो लोग जो इन्हें ढूंढ रहे हैं? ईशानी रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे क्यों बेच रही थी? जानने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। ईशानी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उसकी ननद गौरी चहकती हुई रसोई में आती है। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, आपको पता है ना आज क्या है? आज तो तेरा जन्मदिन है। घर के कामों में दिमाग से निकल गया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरी। ईशानी उठकर गौरी को गले लगा लेती है, लेकिन गौरी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। बधाई से क्या होगा भाभी, मुझे तो आज पार्टी करनी थी। आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी क्यों नहीं देते? पार्टी? घर के हालात देखे हैं तूने? तेरा भाई दिन रात कारखाने में गधों की तरह मजदूरी करता है। उसके दिन रात की मेहनत से जो पैसे आते हैं, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। और तुझे पार्टी सूझ रही है? कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी इस घर में। उर्मिला की बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। माँ जी, आप उसे ऐसे मत कहिए, बच्ची है, साल में एक बार तो उसका जन्मदिन आता है। अगर हम गरीब हैं तो क्या हमारे घर में खुशियाँ मनाने का कोई हक नहीं है? खुशियाँ पैसों से आती हैं बहू, खाली पेट से बातें बनाती हैं। उर्मिला बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। वो गौरी के कमरे में जाती है जहां गौरी बिस्तर पर मुंह छिपाकर रो रही है। गौरी, रो मत, अपनी सहेलियों को शाम को घर बुला ले। सहेलियों को? लेकिन भाभी, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे पगली, मैं उनके लिए अपने हाथों से ऐसे चटपटे छोले भटूरे बनाऊंगी कि वो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सच भाभी, आप छोले भटूरे बनाओगी? अरे वाह, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। गौरी खुशी से उछल पड़ती है और अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए बाहर भाग जाती है। शाम को गौरी की 2-3 सहेलियां घर आई हुई थी। जमीन पर चटाई बिछी थी और सब गोले घेरे में बैठी थी। ईशानी रसोई से एक बड़ी सी ट्रे में गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे और एक बड़े कटोरे में धुआं उठते हुए चटपटे छोले लेकर आती है। छोलों की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। उफ गौरी, क्या खुशबू है, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। खाकर बताओ कैसे बने हैं। सभी लड़कियां खाना खाना शुरू करती हैं। पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। बाहर हलवाई की दुकान पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। मसाला एकदम परफेक्ट है। सच में गौरी, ऐसा छोला भटूरा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। भाभी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, वहीं रहिएगा और मुझे अपने हाथों की चटपटे छोले भटूरे बना कर खिलाइएगा। खबरदार, जो मेरी भाभी को अपने घर ले जाने की बात की तो ये सिर्फ मेरी भाभी है। सहेलियां मजाक में ईशानी का हाथ और जोर से खींचती हैं। अरे अरे, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो? मेरा हाथ तोड़ दोगी क्या? अगर तुम लोगों को मेरे हाथ के छोले भटूरे इतने ही पसंद आए हैं तो जब मन करे यहाँ आ जाना, मैं बना दूंगी। सभी हंस बोलकर बातें कर रहे थे। तभी रुद्र अंदर आता है। गौरी, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। रुद्र की आवाज सुनकर गौरी उसके पास आती है। रुद्र गौरी को उसका गिफ्ट देता है।
अरे वाह भैया, कितना प्यारा सलवार सूट है। रुकिए, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। गौरी कुछ ही देर में वो नीला सूट पहनकर बाहर आती है। वो बहुत खुश लग रही थी। वाह गौरी, सूट तो बहुत सुंदर है। खाना पीना भी हो गया, लेकिन एक कमी है। किस चीज की कमी है? सब तो है। अरे बुद्धू, गाना बजाना। बिना गानों की पार्टी कैसी? हाँ बिल्कुल, चलो गाना लगाते हैं। रजनी अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाना लगाती है। तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। गौरी और उसकी सहेलियां खुशी से झूमकर नाचने लगती हैं। सभी खुश थे, तभी अचानक जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। गौरी दरवाजा खोलती है। अच्छा बेटा, अब मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ पार्टी चल रही है, दावतें उड़ाई जा रही हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गौरी की सहेलियां घबराकर चुपचाप वहां से खिसक जाती हैं। गौरी सहम कर ईशानी के पीछे छिप जाती है। रुद्र आगे आता है। मकान मालिक जी, शांत हो जाइए, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, बस बहन का जन्मदिन था तो घर में ही थोड़ा बहुत। मुझे ये सब फालतू की बातें मत सुना रुद्र, मुझे मेरा किराया चाहिए जो पिछले 2 महीने से बाकी है। अगर तुमने इस महीने के आखिर तक मेरे पैसे नहीं दिए तो याद रखना, मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा, फिर मनाते रहना सड़क पर जन्मदिन। इतना कहकर महेंद्र गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। रात में सभी सो जाते हैं, पर रुद्र और ईशानी जाग रहे थे। ईशानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मकान का किराया 2000 रुपए है और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। मैं बाकी पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? अगर उसने सच में हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत मत हारिए जी, मकान मालिक ने हमें मोहलत दी है ना, सब हो जाएगा। अगली सुबह ईशानी घर पहुंच रही थी, तभी गौरी दौड़ती हुई कमरे में आ जाती है। भैया, मेरे कॉलेज से नोटिस आया है, मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है और उसके लिए मुझे तुरंत 5,000 रुपए जमा करने होंगे। अगर मैंने इस हफ्ते पैसे नहीं दिए तो मेरा एडमिशन रद्द हो जाएगा और मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। लो, आ गई एक और मुसीबत, 5,000 रुपए। तुम्हारे भाई के पास मकान मालिक को देने के लिए 2,000 रुपए नहीं है और वो तुझे 5,000 कहाँ से देगा? क्या वो कोई पेड़ हिलाएगा जिससे पैसे बरसेंगे? रुद्र कुछ नहीं बोल पाता है। वो अपनी माँ और बहन की ओर देखता है, अपना लंच बॉक्स उठाता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वो ट्रेन का सफर करके शहर की फैक्ट्री में पहुंचता है और आज उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं कैसा भाई हूँ, कैसा पति हूँ, कैसा बेटा हूँ, मैं अपने परिवार की जरूरत को ही पूरा नहीं कर पा रहा। रुद्र अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था, तभी फैक्ट्री में मनीष एक आदमी आता है। वो सूट बूट पहने हुए था। उसकी आंखों पर महंगा चश्मा और गले में एक मोटी सोने की चेन चमक रही थी। उसके हाथों में सोने के ब्रेसलेट और 4-4 अंगूठियां थी। रुद्र मनीष को देखकर हैरान रह जाता है और उसके पास आता है। अरे मनीष भाई, तुम ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम तो मेरे साथ ही इसी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, एक ही झटके में इतने अमीर कैसे हो गए? ये सूट बूट, ये सोने की इतनी मोटी चेन, ये सब कहाँ से आया? अरे रुद्र मेरे भाई, 1 हफ्ते पहले तक मैं भी तेरे साथ यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन आज देख मेरे पास कितना पैसा है। भाई मुझे भी बता दो यार, तूने अचानक इतने पैसे कैसे कमाए? मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहन की फीस देनी है, मकान का किराया देना है। देखो भाई, मेरे पास एक स्कीम है। मेरे भांजे ने मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया है। मैंने अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसी में लगा दिए और तू यकीन नहीं करेगा, कुछ ही दिनों में मेरा पैसा डबल हो गया। ये सब जो देख रहा है ना, ये उसी डबल पैसे का कमाल है। क्या सच में पैसा डबल हो जाता है? 100% सच। देख, तुझे तो मैं अपना भाई मानता हूँ। अगर तेरे घर में इतनी परेशानी है तो तू एक काम कर, तेरे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दे। मैं अपने भांजे को बोलकर तेरे पैसे भी डबल करवा दूंगा। तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मनीष भाई, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 1000 रुपए हैं। अरे कोई बात नहीं, तू वो 1000 मुझे दे दे। रुद्र अपनी जेब से वो 1000 रुपए निकाल कर मनीष को दे देता है। अगले दिन मनीष मुस्कुराते हुए आता है और रुद्र के हाथ में 5000 रुपए रख देता है। ले भाई, कहा था ना मैंने, तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। रुद्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। अगर 1000 के 5000 हो सकते हैं तो अगर मैं ज्यादा पैसा लगाऊं तो मेरी सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। मकान मालिक का किराया, गौरी की, और शायद मैं एक छोटा सा घर भी खरीद लूं। रुद्र घर वापस आता है। रात में जब सो रहे होते हैं तो वो चुपके से उठता है और घर के पिछवाड़े जाता है जहां उनके परिवार की आखिरी संपत्ति, उनकी गाय बंधी हुई थी। रुद्र लालच में अंधा होकर गाय को गांव के सबसे क्रूर साहूकार के पास ले जाता है। साहूकार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप मेरी ये गाय गिरवी रख लीजिए और मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। रुद्र, गाय तो अच्छी है, मैं तुझे 50,000 दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो ये गाय मेरी हो जाएगी और जो कर्जा बढ़ेगा वो अलग। जी साहूकार जी, मैं आपको 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। रुद्र खुशी खुशी 50,000 रुपए लेकर अगले ही दिन फैक्ट्री जाता है और 50,000 रुपए मनीष के हाथ में थमाता है। मनीष भाई, ये लो 50,000 रुपए, इसे भी तुरंत डबल करवा दो। बस तुमने ये कर दिया तो तुमने मेरी जिंदगी बचा ली समझो।
अरे वाह रुद्र, तू तो बहुत समझदार निकला। तूने सच में मेरी जान बचा ली। मेरा मतलब है कि खुद की जान बचा ली। तू चिंता मत कर, तू बस कल यहाँ आना, तुझे तेरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मनीष तेजी से वहां से निकल जाता है। रुद्र चैन की सांस लेता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन मनीष नहीं आता है। लगातार 1 हफ्ते तक फैक्ट्री और चाय की दुकान के चक्कर काटता रहता है रुद्र, लेकिन मनीष गायब था। उसका कोई अता पता नहीं था। वो फैक्ट्री के पुराने मजदूरों से मनीष के बारे में पूछता है। अरे भैया, वो मनीष कहाँ है? वो 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दिया। कौन मनीष? अरे वो 1 नंबर का फ्रॉड है। तू भी उसके चक्कर में आ गया क्या? फ्रॉड? लेकिन वो सोने की चैन, वो पैसे डबल करने वाली स्कीम? अरे पागल, वो सब नकली था। वो सोने की चेन, वो ब्रेसलेट, वो अंगूठियां कौड़ियों के भाव बाजार में मिलती हैं। ये सुनते ही रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। भगवान, मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। लालच में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरा क्या होगा? मेरी पत्नी, मेरी बहन का क्या होगा? रुद्र पूरी तरह से टूट चुका था। वो ट्रेन पकड़ने के लिए जैसे ही स्टेशन की तरफ जाता है, स्टेशन के सामने 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये साहूकार के आदमी थे। कहाँ भाग रहा है? सेठ जी का पैसा कब देगा? भाई साहब, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मेरे सारे पैसे लूट गए। मैं मेहनत करके 1-1 बाई चुका दूंगा। 1 महीना? सेठ जी ने कहा है अगर इस हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला देंगे। गुंडे रुद्र को बुरी तरह पीटने लगते हैं। लात घूसे डंडे, रुद्र लहूलुहान हो जाता है। पीटने के बाद गुंडे रुद्र को सड़क किनारे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। कल शाम तक पैसे तैयार रखना, वरना तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। रुद्र खुद को संभालते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, माथे से खून बह रहा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। रुद्र की हालत देखकर ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, क्या हो गया आपको? आपकी हालत किसने की? मैं लुट गया ईशानी, मैं बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। रुद्र को खून से लथपथ देखकर उर्मिला अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। अरे मेरे बेटे को किसने मारा? भैया, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और बताइए क्या बात है, किसने किया ये सब? रुद्र रोते हुए पूरी सच्चाई उगल देता है। गाय की चोरी, मनीष का धोखा और साहूकार का कर्जा। रुद्र की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे या माँ जी से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? साहूकार का नाम सुनकर ही गांव के लोग कांपते हैं। वो तो खून चूसने वाला इंसान है। आज उसी साहूकार के गुंडों ने मुझे रास्ते में रोक लिया था। उन्होंने ही मुझे जानवरों की तरह पीटा है। साहूकार ने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि अगर मैंने 1 महीने में उसके 50,000 रुपए ब्याज समेत नहीं वापस किए तो वो मुझे जान से मार देगा। हे भगवान, अब क्या होगा? 1 महीने में 50,000 रुपए? इतने पैसे तो हम अपनी चमड़ी बेच कर भी नहीं ला सकते। माँ, साहूकार बहुत निर्दयी है। वो सच में भैया को मार देगा। माँ जी, हमें अभी इसी वक्त इस गांव को छोड़कर जाना होगा। हमारी जान को यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हमें यहाँ से तुरंत दूर भाग जाना चाहिए, वरना सुबह होते ही वो लोग फिर आ जाएंगे। रुद्र और उसके परिवार वाले अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान बांधकर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर दबे पांव घर से निकलते हैं और तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो बिना ज्यादा सोचे सामने खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, बुढ़ापे में ये दिन देखने को मिलेंगे। कभी ये सोचा नहीं था। धीरज रखिए माँ जी, जहाँ जीवन है वही उम्मीद है। हम किसी तरह इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। अगली सुबह ट्रेन एक अनजाने बड़े शहर में रुकती है। उर्मिला को याद आता है कि उसकी एक सगी बहन चंदा इसी शहर में रहती है। वो पूछते पूछते चंदा के घर पहुंचते हैं। बहन, हम सब लुट गए, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी मदद कर दें। अरे उर्मिला, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? उर्मिला रोते हुए चंदा को सारी बात बताती है। तुम लोग चिंता मत करो, तुम अपनी बहन के पास आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम लोगों के लिए काम की बात कर लूंगी। और रहने के लिए यहाँ एक कमरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासी जी, आपने हमारे लिए भगवान बनकर मदद की है। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मासी उन्हें जो कमरा दिलाती है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास की एक बस्ती में होता है। वहाँ दिन रात ट्रेनों के इंजन और हॉर्न की कान फोड़ देने वाली आवाजें आती रहती हैं। भाभी, यहाँ तो ट्रेन की इतनी तेज आवाज आ रही है कि नींद ही नहीं आती है। कल रात में एक भी पल नहीं सो पाई हूँ। ननद जी, हमें इसी शोर में जीने की आदत डालनी होगी। वैसे भी कल सुबह से मुझे काम पर जाना है, तो मुझे जल्दी सोना ही पड़ेगा। तू भी आंखें बंद कर ले, नींद आ जाएगी। अगले दिन ईशानी अपने नए काम पर जाती है। उसे एक बड़े घर में साफ सफाई और बच्चे को संभालने का काम मिला था। वो घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी रसोई से कुछ जलने की तेज बदबू आती है। अरे मालकिन की रसोई से कैसी बदबू आ रही है? कुछ जल गया है शायद।
ईशानी दौड़कर रसोई में जाती है। मालकिन परेशान खड़ी थी और कढ़ाई में छोले भटूरे पूरी तरह जलकर कोयला हो चुके थे। ओह, ये क्या हो गया? मुझसे तो कभी कुछ सही नहीं बनता। आज संडे है, मेरे पति का छोले भटूरे खाने का मन था और मैंने सब बर्बाद कर दिया। मालकिन, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके लिए छोले भटूरे बना दूं? हमारे गांव में सब कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। सच में? अगर तुम्हें चटपटे छोले भटूरे बनाने आते हैं तो बना दो। ईशानी तुरंत मसालों का डब्बा निकालती है। वो बहुत ही फुर्ती से छोले उबालती है और छोलों में सूखे मसाले, अनारदाना और धनिया डालती है। देखो, मैं बाजार वाला यीस्ट लाना भूल गई। भटूरे फूलेंगे कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं मैदे में यीस्ट नहीं डालती। मैं मैदे में थोड़ा सा दही, हल्का सा बेकिंग सोडा और एक चुटकी इनो मिलाती हूँ। इससे भटूरे अंदर से एकदम जालीदार और बाहर से गुब्बारे जैसे फूले फूले बनते हैं। इतना कहकर ईशानी नरम नरम फूले हुए भटूरे तलती है। रसोई चटपटे छोले भटूरे की शानदार खुशबू से महक उठती है। मोहिनी के पति आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वाह, क्या स्वाद है! अरे भाग्यवान, ऐसे चटपटे छोले भटूरे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। मसालों का इतना बेहतरीन बैलेंस और इतने नरम भटूरे, आज तो तुमने जादू कर दिया। जी मालिक, मैं हर संडे आपको बनाकर खिलाऊंगी। काम खत्म करके ईशानी घर लौटती है, तभी उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर पड़ती है। वो रेलवे स्टेशन के अंदर जाती है और रुद्र के आने का इंतजार करने लगती है। रुद्रा जी के आने का भी टाइम हो गया है, 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, उनके साथ ही घर चली जाऊंगी। रेलवे स्टेशन पर तो कितनी सारी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, इन लोगों की तो अच्छी कमाई होती होगी। ईशानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रुद्र ट्रेन से उतरकर उसके पास आता है और दोनों घर आ जाते हैं। गौरी रुद्र और ईशानी को खाना निकाल कर देती है। ईशानी, शहर में तो रहना बहुत महंगा है, दिन भर खटने के बाद भी चंद रुपए ही मिलते हैं। कोई बात नहीं जी, कम से कम हमारे पास मेहनत करने का मौका तो है। गांव में तो जान का ही खतरा था, यहाँ हम सुरक्षित तो हैं। गांव का नाम मत ले बहू, जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। रुद्र एक ऊंची इमारत पर मजदूरी कर रहा था, तभी एक भारी ईंट फिसल कर सीधे उसके पैर पर गिरती है। रुद्र दर्द से तड़पता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ मजदूर उसे रिक्शे में लाद कर घर लाते हैं। उसके पैर से खून की धार बह रही होती है। हाय राम, मेरे बेटे को क्या हो गया? खून, इतना सारा खून। माँ जी शांत रही है, आप लोगों ने डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? भाभी जी, मालिक बहुत जालिम है। उसने कहा है कि ये अब काम नहीं कर सकता, इसलिए बिना पैसे दिए इसे काम से निकाल दिया है। आप ही इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। ईशानी और गौरी रुद्र को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर रुद्र के पैर का इलाज करता है। देखिए, घाव बहुत गहरा है और हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। घाव भरने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तब तक ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। इन्हें पूरी तरह रेस्ट करना होगा। घर वापस आकर उर्मिला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कैसी किस्मत हमारी, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। हम 2-3 महीने बिना इसके पैसों के कैसे जिएंगे? घर का राशन कैसे आएगा? मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी वजह से ये परिवार बर्बाद हो रहा है। आप ऐसा मत कहिए जी, कल मैं मालकिन से बात करूंगी। हो सकता है वो मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दे। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगी, आप बस हिम्मत मत हारिए। सभी उदास होकर सो जाते हैं। अगली सुबह ईशानी जब खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि राशन के सारे डब्बे खाली हैं। हे भगवान, घर में खाना बनाने के लिए राशन का एक भी दाना नहीं है। ईशानी राशन खत्म होने की वजह से परेशान थी। तभी रुद्र की चीखने की आवाज आती है। ईशानी जल्दी से रुद्र के पास जाती है। क्या हुआ जी? भाभी, भैया को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था अगर उन्हें दर्द हो तो उनके लिए ये दवाई खिलाना, लेकिन हमारे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं और ये दवाई बहुत महंगी मिलती है। गौरी, तुम अपने भैया का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। हो सका तो मैं मालकिन से कुछ पैसे एडवांस मांग कर लाऊंगी। इतना कहकर ईशानी घर का काम करने के लिए चली जाती है। ईशानी मोहिनी के घर बर्तन धो रही थी, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। ख्यालों में खोए होने की वजह से उसके हाथ से कांच की एक महंगी प्लेट टूट जाती है। क्या हुआ ईशानी, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम तो कभी काम में ऐसी गलती नहीं करती। मालकिन, मेरे पति के पैर पर भारी ईंट गिर गई। डॉक्टर ने 3 महीने काम करने से मना किया है। हमारे घर में राशन का एक भी दाना नहीं है और ऊपर से उनकी दवाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ईशानी मोहिनी को सब कुछ बता रही थी। मोहिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ईशानी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम इतने लाजवाब चटपटे छोले भटूरे बनाती हो कि कोई भी उंगलियां चाटता रह जाए। तुम अपना खुद का छोले भटूरे का ठेला क्यों नहीं लगाती? ठेला? लेकिन मालकिन, मेरे पास तो ठेला किराए पर लेने और राशन लाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें ठेला लगाने के लिए पैसे दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है, तुम वहीं अपना ठेला लगाना।
अगले दिन ईशानी मोहिनी से पैसे लेती है और गौरी के साथ जाकर ठेला किराए पर लाती है और राशन का सारा सामान खरीदती है। फिर वो घर जाकर छोले भटूरे बनाने लगती है। गौरी और उर्मिला भी छोले भटूरे बनाने में ईशानी की मदद करते हैं। गौरी प्याज काट देती है, उर्मिला मैदा गूंद देती है, ईशानी प्याज भूनकर उसमें छोले डालकर उसमें अपने खास मसाले डालती है। थोड़ी देर में उसके छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। भाभी, मैंने आपका ठेला तैयार कर दिया है। ईशानी छोले भटूरे और बाकी के सामान सजाकर साप्ताहिक बाजार में अपना ठेला लगाती है। वो बहुत उम्मीद के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पहले से कई पुराने ठेले वाले मौजूद थे। अरे ओ नई लड़की, क्या सोचकर यहाँ ठेला लगा लिया? यहाँ सालों से हम लोग चटपटे छोले भटूरे बेच रहे हैं, तेरे पास कोई नहीं आने वाला। कुछ और लोग भी ईशानी का मजाक उड़ाते हैं। ईशानी इन सब बातों को सुनकर उदास हो जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। रात को वो उदास होकर सारा सामान लेकर घर लौट आती है। क्या हुआ ईशानी, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने मेरे ठेले से कुछ नहीं खाया, सबने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मैं हार गई। ईशानी, बाजार में लोगों की अपनी पुरानी दुकानें होती हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपना ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाना चाहिए। वहाँ हर रोज हजारों मुसाफिर ट्रेन से उतरते हैं और उन्हें बहुत भूख लगी होती है। मुझे यकीन है वहाँ तुम्हारे चटपटे छोले भटूरे बहुत बिकेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल मैं अपना ठेला रेलवे स्टेशन पर ही लगाऊंगी। अगले दिन ईशानी रेलवे स्टेशन के एक कोने में अपना ठेला लगाती है। वो गरम तेल में भटूरे तलना शुरू करती है। छोलों के मसालों की तेज और लजीज खुशबू पूरे स्टेशन के उस हिस्से में फैलने लगती है। अरे सुनिए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, चलिए ना वहाँ चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नेहा और उसका परिवार वाले ईशानी के ठेले पर आते हैं। बहन जी, एक प्लेट चटपटे छोले भटूरे खिलाइए। जी बहन जी, इसके साथ मैं आपको अपना हाथ का बना स्पेशल हरी मिर्ची का तीखा अचार भी देती हूँ, खाकर बताइएगा कैसा बना है। अरे वाह बहन जी, क्या बात है, भटूरे एकदम रुई जैसे मुलायम है और छोलों का तड़का तो कमाल है। आहा, और ये हरी मिर्ची का अचार, आहा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एक प्लेट और लगाइए जल्दी से। नेहा की बात सुनकर और खुशबू से आकर्षित होकर धीरे धीरे स्टेशन के और भी यात्री वहां ईशानी के छोले भटूरे खाने लगते हैं। कुछ ही घंटों में ईशानी के सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर घर लौटती है और उसकी कमाई देखकर पूरा परिवार खुश होता है। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने का ईशानी का काम अच्छा चलने लगता है। छोले भटूरे बेचकर ईशानी रुद्र का पैर ठीक करवा देती है। ईशानी, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पैर ठीक होने के बाद रुद्र भी ईशानी की मदद करने लगता है। एक दिन ईशानी काम से लौटकर एक पुराना लोहे का बक्सा निकालती है और उसमें कुछ पैसे छिपाकर रख रही होती है। उर्मिला उसे देख लेती है। बहू, ये तू हर रोज पैसे बचाकर इस डिब्बे में क्यों रख रही है? माँ जी, बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता, ये पैसे मुसीबत में हमारे ही काम आएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन ईशानी स्टेशन पर छोले भटूरे बेच रही थी। बहन जी, थोड़ा सा और छोला दीजिए ना, आपके ये चटपटे छोले बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ बहन जी, मुझे भी 2 भटूरे और दे दीजिए, और वो जो आपका खास तीखा वाला प्याज का अचार है ना, वो भी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। जी भैया, अभी देती हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, भटूरे अभी कढ़ाई से निकल ही रहे हैं। ईशानी तेजी से छोले भटूरे का प्लेट तैयार करके ग्राहकों को देती है। तभी ट्रेन से एक आदमी उतरता है। उस आदमी को देखकर ईशानी डर जाती है और जल्दी से अपना घूंघट काट लेती है। हे भगवान, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो आदमी एक तस्वीर हाथ में लेकर ईशानी के ठेले पर आता है। ए, तुम लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ध्यान से देखो इस फोटो को। नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा, यहाँ तो रोज हजारों लोग आते जाते हैं, हम किस किस को याद रखेंगे। तभी भीड़ से ग्राहक फिर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई साहब, हटिए सामने से। बहन जी, जल्दी से 2 प्लेट चटपटे छोले भटूरे लगाइए, हमारी ट्रेन छूट रही है। भीड़ की वजह से शेरा ईशानी से ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाता और चला जाता है। तभी रुद्र वहां आता है। ईशानी, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों काढ़ा हुआ है? चुप रहिए जी, धीरे बोलिए, वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं। ईशानी और रुद्र डरे सहमे छोले भटूरे बेचते हैं। शाम के समय सब कुछ बिकने के बाद ईशानी और रुद्र ठेला लेकर घर जा रहे थे। तभी अचानक साहूकार के भेजे हुए 2 गुंडे वहां आ धमकते हैं। वे आते ही ठेले को धक्का देकर उलट देते हैं। क्यों बे रुद्र, तू क्या समझा था कि तू शहर भाग जाएगा और हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? 1 महीना पूरा होने वाला है, कहाँ है हमारे 50,000 रुपए? आज तो मैं तेरे पति को यहीं जान से मार दूंगा और इस ठेले को भी जलाकर खाक कर दूंगा। ईशानी बिना डरे गुंडे के सामने खड़ी हो जाती है। खबरदार, जो मेरे पति या मेरे ठेले को भी हाथ लगाया, तुम्हें अपने 50 रुपए चाहिए। तुम्हें अपने 50,000 रुपए चाहिए थे ना? मेरे पास है पूरे 50,000 रुपए। झूठी कहीं की, मुझे पता है तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम अपने साहूकार को जाकर बोल देना कि मैं कल ही उसके सारे पैसे लेकर गांव आ रही हूँ।
ठीक है, कल तक का समय है तुम्हारे पास। अगर कल पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। दोनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। रात को जब वे घर लौटते हैं तो उर्मिला बहुत घबराई हुई होती है। बहू, मुझे पता चला गुंडे आए थे, अब क्या होगा? ईशानी बिना किसी को कुछ कहे अलमारी का बक्सा निकालती है। जैसे ही वो बक्सा खोलती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बक्से में 500 रुपए की नोट की सारी गड्डियां थीं और ये पूरे 50,000 थे। माँ जी, हमारे पास पूरे 50,000 रुपए हैं। कल हम ये पैसे साहूकार को देकर उसके कर्ज से आजाद हो जाएंगे। लेकिन बहू, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन ईशानी अपने ठेले पर भटूरे बना रही होती है, तभी एक ट्रेन आकर रुकती है। ईशानी की नजर अचानक एक आदमी पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखती है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसके बारे में रुद्र जी ने बताया था। मैंने इसे रुद्र जी के साथ देखा था। ये वही धोखेबाज है जो हमारे पैसे लेकर भागा था। ईशानी बिना एक पल सोचे अपना ठेला वहीं छोड़कर भीड़ में दौड़ पड़ती है और उस आदमी का बैग पीछे से कसकर पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मेरा बैग, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं रुद्र की पत्नी हूँ जिसके 50,000 रुपए लेकर तुम भाग गए थे। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे पति की जान पर बनाई है। शर्म नहीं आती तुम्हें गरीबों का पैसा चुराते हुए? दे मेरे पति के पैसे। मनीष ये सुनकर अचानक वहीं जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैंने ये पैसे अपने बेटे के इलाज के लिए चुराए थे। उसके दिल में छेद था और मुझे तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना था, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसे नहीं बचा सका। ईशानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। बहन जी, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। इलाज में 20,000 रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन 30,000 रुपए मेरे पास अभी भी इस बैग में है। मैं आपको अभी दे देता हूँ। मनीष बैग खोलकर 30,000 रुपए ईशानी को दे देता है। ईशानी वो पैसे रख लेती है। मनीष ने तो सिर्फ 30,000 रुपए दिए थे, बाकी 20,000 रुपए मैंने अपनी बचत के पैसों से इसमें डाले हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। अगले दिन ईशानी और रुद्र गांव पहुंचकर साहूकार के सामने पूरे 50,000 रुपए रख देते हैं। कमाल कर दिया तुम दोनों ने। अगर तुम चाहो तो अब गांव में रह सकते हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नहीं साहूकार जी, अब हम शहर में ही रहेंगे। वहाँ रेलवे स्टेशन पर हमारा खुद का चटपटे छोले भटूरे का एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। हमने वहाँ अपनी एक नई पहचान बना ली है। दोनों खुशी खुशी शहर वापस लौट आते हैं। ईशानी जब अगले दिन स्टेशन पर ठेला लगाती है तो कई रेगुलर कस्टमर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहन जी, कल आप कहाँ चली गई थी? आपके चटपटे छोले भटूरे के बिना तो स्टेशन सूना सूना लग रहा था। बस भैया, एक बहुत बड़ा कर्ज था, उसे चुकाने गई थी। अब मैं यही हूँ हमेशा के लिए। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। ईशानी बाजार जाती है और उर्मिला, गौरी और रुद्र के लिए नए नए कपड़े लेकर आती है। घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करता है। बहू, तो साक्षात लक्ष्मी है। तूने अपने साहस से इस परिवार को उजड़ने से बचा लिया। और भाभी के चटपटे छोले भटूरे तो अब पूरे शहर में मशहूर हो गए हैं। मुश्किलों की रात बीत चुकी थी और अब ईशानी की जिंदगी में सफलता की एक नई और सुनहरी सुबह हो चुकी थी। गणपति बप्पा की आरती के साथ घर में खुशियां और सुकून का माहौल छा जाता है। रेलवे स्टेशन पर उसके चटपटे छोले भटूरे उसकी नई पहचान बन गए। सच ही कहा जाता है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हौसले मजबूत हों तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।